आपको याद है ना, जो बीजांड होता था वो बीजांड ग्रंथ की सहायता से अपरा से जुड़ा था। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो मैंने आपको देखो क्या पढ़ाया था, ध्यान से सुनो एक बार। तो आपने ही पढ़ा था, ये मादा भाग है। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमें पढ़ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि पौधों के पास दो भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। पुष्प जो होता है पौधों का लैंगिक अंग होता है ना। ऑलरेडी मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। अब हम जानते हैं कि जो अंडाशय होता था, ये कौन है बोलो? अंडाशय। अंडाशय आगे चलकर के क्या बनाता है? फल। बता चुका हूँ, आज पढ़ाया था सुबह, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? बीजांड। ये बीजांड क्या बनाता है? बीज बनाता है ना जी। अंडाशय फल बना लेता है निषेचन के पश्चात, और परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज। तो मैंने आपको ये बताना था, देखिए नर भाग हम पढ़ चुके हैं। नर भाग को पुंगक कह रहे थे, पुंगक की इकाई को पुंकेसर के सारे भाग पढ़े थे, परागकोश, पुतंतु, है ना, लघु बीजाणु कहानी, लघु बीजाणु जनन, और लघु बीजाणु आगे चल करके पराग कण कैसे बन रहे थे, उसके अंदर नरगमक कैसे होते हैं, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से मादा भाग पढ़ रहे थे। इसके अंदर आपको याद है ना, डॉट 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 जो ऊतक भरा था उसको बीजांड काय कह रहे थे। बीजांड काय में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, उसको क्या कह रहे थे? गुरु बीजाणु मात्र कोश का। गुरु बीजाणु मात्र कोश का कौन सा वयन हो रहा था? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री वयन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन। और एक गुरु बीजाणु में कितने बन रहे थे? चार में से कितने नष्ट हो जाते हैं? एक क्रियाशील बचा, एक से दो केंद्रक, चार केंद्रक, 8 केंद्रक। इस तरह से 7 कोश की 8 केंद्रक वाली संरचना भ्रूण कोश की संरचना का निर्माण हुआ था, पता है? चलिए, तो कल मैंने आपको बीजांड के बारे में बताया था, इसके बारे में। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम और बना रहा हूँ, रफ डायग्राम। बाकी ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है ना। जो बच्चे नए हैं, एक बार मैं उनको दोबारा से पढ़ा दूंगा, तो ध्यान से सुनो। ऑलरेडी कल मैं बना चुका हूँ, बट इसको मैं एक बार और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये बीजांड है ना, इसको अपन थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं तो क्या दिखता है। देखो इसके अंदर आपको याद में, इसके अंदर ये जो 7 कोश की 8 केंद्रक वाला क्या था? भ्रूण कोश, है ना। तो अपन क्या किसका डायग्राम पढ़ रहे हैं बताओ? बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पेपर में आती है। क्लियर? सबसे पहले आपने देखा कि ये जो क्या था अभी, इसको कह रहे थे भ्रूण, क्या कह रहे थे बताओ? भ्रूण कोश कह रहे थे, है ना। तो भ्रूण कोश में कितनी कोश का कितने केंद्रक होते थे? तो आप देखा था ये इस साइड ऊपर, इसको कौन सा सिरा कह रहे थे? प्रतिमुखी सिरा, है ना। तो ये हमने जाना, क्लियर। और इसमें सेंट्रल में तो आपने देखा 3 कोश का ए, 3 कोश का ए 6, और बीच में 1 कोश का होती थी, इसको केंद्र की कोश का कहते थे। और ये जो संरचना देख रहे हो ना, इसमें 6 कोश का है, 7 केंद्रक है। इनको प्रतिमुखी कोश का कहते थे, इसको अंड कोश का कहते थे, और 2 ये छोटी सहायक कोश का होती थी। यहाँ पे धागे जैसी संरचना थी, इनको क्या कहते थे? तंतु समुच्चय। पढ़ाया था, जो पराग नली को दिशा निर्देश करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो संरचना है, किसकी संरचना है? भ्रूण कोश या मादा युग्मक। और इसका निर्माण कैसे हुआ था मैंने पढ़ाया था, एक बीजाणु विकास। आपको जब एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से संपूर्ण भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते थे? एक बीजाणु विकास। तो कैसे इसका विकास हुआ था, पढ़ लिया था। अब इसके बाहर आपने देखा था एक ऊतक भरा था, इसमें धसा रहता है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है, ये पूरा ये जो भ्रूणकोश है ना, ये इसके अंदर धसा रहता है। ये जो बाहर इसके ऊपर ऊतक पाया जा रहा है, इसको बीजांड काय कहते थे। और इसके बाहर यहाँ पर अध्यावरण होते थे, अध्यावरण याद है? 2 अध्यावरण होते थे, इसको सुरक्षा दे रहे थे। और इसका जो ऊपर जो आधारी भाग होता था, जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते थे, उसको क्या कह रहे थे? बीजांड द्वार। तो ये कल मैं पूरा डायग्राम पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार मैं ऐसे रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा, ये अध्यावरण है, क्या है बोलो? अध्यावरण। तो इसको क्या कह रहे थे अपन? अध्यावरण, या इसको कह रहे थे आउटर इंटेगुमेंट्स, और इसके अंदर वाले को अंत अध्यावरण, याद है? तो सबसे बाहर जो अध्यावरण उसको अध्यावरण, और उसके जस्ट नीचे उसको अंत्यावरण। और जिस स्थान से जो अध्यावरण निकालते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? निभाग कह रहे थे। इस हिस्से को अपन निभाग या चलाजा कह रहे थे, याद करो, निभाग। तो जहाँ से अध्यावरण निकल रहे हैं उसको अपन क्या कह रहे हैं? निभाग। और जो निभाग है ना, वो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कल पढ़ाया था, निभाग बीजांड के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? आधारी भाग का। और जिस स्थान पर जो अध्यावरण जिसको घेरता है, तो बाहर वाला अध्यावरण को अध्यावरण, उसके नीचे वाले को अंत्य अध्यावरण। और जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते थे उसको क्या कहते थे? बीजांड द्वार। आपके याद है ना, इसी बीजांड द्वार से ही इसके अंदर पराग नली प्रवेश करेगी। अब सबसे पहले बराध्यावरण, उसके नीचे अंत्याध्यावरण, उसके नीचे और आए तो हमको ये ऊतक मिला, इसको कहते हैं बीजांड काय। क्या?
बीजांड काय। और इस बीजांड काय में ही ये जो भ्रूण कोश है ना, 7 कोश की 8 केंद्रक वाला ये संरचना, ये जो संरचना इसका पूरी का नाम है भ्रूण कोश। इस पूरी संरचना का नाम क्या है? ये भ्रूण कोश इसी बीजांड काय में धसा रहता है। तो भ्रूण कोश किस में धसा है? बीजांड काय। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो भ्रूण कोश है ना, इस बीजांड काय में धसा रहता है और इससे पोषण खींचता है। तो ये बीजांड काय का कार्य क्या है? इस भ्रूण कोश को पोषण देना। इस पूरी संरचना का नाम क्या था? भ्रूण कोश था। ये मैं लिख देता हूँ भ्रूण कोश। तो ये भ्रूण कोश है पूरा का पूरा। इस भ्रूण कोश को पोषण कहाँ से मिलता है? इस बीजांड काय से। और आपने देखा ये 3 कोशिकाएं जो निवाहक की तरफ है, ये तीनों कोशिकाएं निवाहक की तरफ है, इनको क्या कहते थे? इनको प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कह रहे थे। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो प्रतिमुखी कोशिका समझ में आ गया? प्रतिमुखी कोशिकाएं किस सिरे पर है? निवाहक की तरफ है। और निवाहक कहाँ होता है? बीजांड द्वार है ना। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे को निवाहक कहते हैं। ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे को क्या कहते हैं? निवाहक। और निवाहक की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जा रही है, इनको क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनको कह रहे हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ओके। अब आपने देखा था कि जो भ्रूण कोश है ना, इसमें एक बड़ी कोशिका होती है जो केंद्रक में, इसको कहते थे केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रकीय कोशिका के अंदर जी परत हो गई ना, देखो जी घिरे हो गए तो जी ऑटोमेटिक परत हो गई ना इसके चारों साइड। जी कबाड़ है, केंद्रक को ले रहे हैं उसने तो ये बड़ी कोशिका है, क्योंकि ये इससे कबाड़ है ना पूरी, इसके चारों साइड जी कबाड़ हो गए, इनके केंद्र कबाड़ हो गए। जी तो जब जी कबाड़ कर दी तो ऑटोमेटिक ध्रुवीय केंद्र जैसा केंद्र की कोशिका में गया। हाँ, ये सब केंद्र की कोशिका में, ध्रुवीय केंद्र केंद्र की कोशिका में होते हैं। जी पूरी कोशिका का नाम केंद्र की कोशिका है। मतलब पूरी, जैसे मैंने बोला, जैसे ये घर है, इसमें मैंने एक पार्टीशन कर दिया, तो एक दीवार मैंने खड़ी की, तो इससे 2 उधर भी घर बन गया, एक रूम उधर बन गया, इधर एक बन गया। तो पार्टीशन तो मैं एक कर रहा हूँ, लेकिन रूम कितने बन रहे हैं? 2। जब मैंने इनको कवर किया तो जी ऑटोमेटिक पार्टीशन हो गया, इनका ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो बीच वाली कोशिका को क्या कह रहे हैं? केंद्र की कोशिका। जो पूरी कोशिका है इतनी 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 सब पूरा, और इसके अंदर ये 2 केंद्रक हैं जी। इनका नाम क्या था? ध्रुवीय केंद्रक। तो आपको पता होना चाहिए ध्रुवीय केंद्रक कहाँ होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक किस कोशिका में? ध्रुवीय केंद्रक केंद्र की कोशिका में होते हैं। ये जो ध्रुवीय केंद्रक ना 2, ये किस कोशिका में उपस्थित होते हैं? केंद्र की कोशिका में। और इस वाली कोशिका लंबी और मध्य वाली कोशिका का नाम क्या था? अंडकोशिका, एग सेल, अंडकोशिका पढ़ाया था मैंने आपको। और ये दोनों छोटी कोशिका को क्या कह रहे थे? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। क्लियर? सहायक कोशिका। और ये जो छोटे छोटे तंतु थे, इनको क्या कह रहे थे? तंतु रूप समुच्चय। तो तंतु रूप समुच्चय किस कोशिका में उपस्थित होते हैं? सहायक कोशिका में। और ये बीजांड होता है, आपको याद है कल पढ़ाया था मैंने, है ना? इसको कह रहे थे अपरा या प्लेसेंटा। और जी यहाँ पे जुड़ा रहता है, इसको क्या कह रहे थे? बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल। और जिस स्थान पे जुड़ता है उसको क्या कहते थे? नाभिका हाइलम। क्लियर? तो एक किसकी संरचना है? बीजांड। इसको बीजांड कह रहे हैं हम, है ना? क्योंकि इसमें अध्यवरण पाए जा रहे हैं। ठीक है? तो जी बीजांड या ओविल, आपके स्कूल में ये आ ही जाता है क्वेश्चन पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए, तब आपको ये पूरा बना देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुन लो, है ना? आप जो नए बच्चे हैं वो भले ही ना बनाए इसको, लेकिन पुराने बच्चों पर तो बन रहा है ना, आपको मैं करा दूंगा एक बार, है ना? किसको? हाँ, गुरु बीजाणु धानी, इसी का नाम है। मैंने कल भी प्रश्न आपको लिखवाया था कि बीजांड का एक और नाम क्या है? बीजाणु धानी। ठीक है, बताया था आपको। तो ध्यान से सुनो। तो सबसे बार क्या था बोलो? ब्राध्यावरण, ये बाहर वाला अध्यावरण, अंत्याध्यावरण, है ना? अब इस देखो ऐसे कह सकते हैं कि जो बीजांड जो है ना, क्लियर? तो आपने देखा एक गोलाकार संरचना, इसमें सबसे बाहर क्या है? ब्राध्यावरण। ये सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, 1 या 2 हो सकते थे, कल पढ़ाया था, है ना? बाहर वाले को ब्रा, अंदर वाले को अंत्याध्यावरण, है ना? और जिस स्थान से अध्यवरण निकलते हैं उसको निवाहक कहते हैं। अध्यवरण के नीचे आपको जो कोशिकाओं का एक समूह दिखाई दे रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? बीजांडकाय। और ये बीजांडकाय में कौन धसा रहता है? भ्रूण कोश। या ऐसे कह सकते हैं कि जो बीजांडकाय है इस भ्रूण कोश को भोजन प्रदान करता है। और जिस स्थान पर अध्यवरण अनुपस्थित होते हैं उनको बीजांड द्वार कहते हैं।
बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे को क्या कहते हैं? निवाक। निवाक की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पृथ्वी की कोशिका। मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसको केंद्र की कोशिका कहते हैं, और इस केंद्र की कोशिका में कौन सी केंद्रक? बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं, इनमें मध्य वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, 2 छोटी कोशिकाएं इनको साया कोशिका। साया कोशिका में धागेनुमा संरचना है, इनको तंतु समुच्चय कहते हैं, है ना, जो पराग नली को मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, बीजांड जिस संरचना द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है उसको बीजांड ग्रंथ कहते हैं, और बीजांड ग्रंथ बीजांड जो ग्रंथ है ना वो बीजांड के आधारी भाग से जुड़ता है, जिस स्थान पर जुड़ता है उसको क्या कह रहे हैं? नाभिका। जी बीजांड ग्रंथ है और जी अपना बीजांड है। तो बीजांड ग्रंथ और बीजांड के मध्य सेतु का काम कौन कर रहा है? नाभिका। ये कल मैं आपको लिखा चुका हूँ, लिखाया था। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, किताब से थोड़ा रीडिंग बाकी है। बीजांड ग्रंथ मतलब वो निवाक की जगह पर जुड़ेगा क्या? हाँ जी हाँ, बीजांड ग्रंथ इस बीजांड से निवाक वाले पॉइंट पे जुड़ेगा यहाँ। ठीक है, जिस स्थान पे जुड़ता है उसको क्या कह रहे हैं? निवाक। आप जल्दी से किताब निकाल लो, क्या पढ़ा था अपने चेक कर लेते हैं, किताब से रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो किताब पढ़ना बाकी है, एक एक शब्द अपन पढ़ेंगे, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, किताब को देखते चलना है अभी। क्लियर? तो देखो मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा था? हाँ, ये पढ़ रहे थे अपन, स्त्री के तरह गुरु बीजांड धानी, बीजांड को कहते थे। बीजांड पढ़ाना था मुझे, है ना? ये पढ़ाना कि इसमें कुछ पढ़ा दिया था? अध्यवरण से गिरा हुआ कोशिकाओं के पुंज होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, इसे ये पढ़ाना। हाँ चलो, तो ठीक है, निकालो किताब। ये कल मैं ऑलरेडी रीडिंग करा चुका हूँ, जानते सुनते चलो, है ना? जो अपन ने पढ़ा है सारी चीजें किताब में लिखी हैं, और किताब में जो लिखा है वो ही आपके लिए जरूरी है। मैंने आपको बताया था, देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। क्लियर? पढ़ेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा भाई, बिना पढ़े कुछ होता है क्या? मुझे बताओ। आज मेहनत करेंगे तभी तो अपना रिजल्ट आएगा, आज मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? क्लियर? जैसे आपके घर पे खेती होती है तो पहले खेती पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? आज मैं एक ऐसी किताब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आपने देखा जैसे आप खेती करते हो, तो खेती करते तो पहले आपने देखा अभी गाँव में तैयारी कर रहे हैं लोग, जो सरसों वगैरह की है तो उसको ढूंढ वगैरह तोड़ करके उनको झाड़ रहे हैं, फिर उसको जुताई करेंगे, 1-2 बार प्लाव करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, ठीक है, तैयार करेंगे 2-4 बार, फिर बारिश जैसी होगी तो उसी टाइम पर, ऐसा नहीं कि भाई बारिश आज हो गई और अपन तो आराम कर रहे हैं और 10 दिन बाद जब बीज बोना ही भूल गए, फिर जैसी बारिश होगी उसके कुछ समय बाद अपन उसमें क्या डालेंगे? बीज डालेंगे, फिर उसको ध्यान रखेंगे, दवाई डालेंगे, केयर करेंगे, तब जा करके लास्ट में क्या आएगा? फसल आएगी। तब जा करके फसल आएगी ना अपने पास घर में, तब जा करके पैसा आएगा। क्लियर? तो तैयारी करना है। अब एक ऐसा किसान जो अभी घूम फिर रहा है, शादियों में जा रहा है ना, खेती की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है, और बारिश हुई उस समय खेत में बीज बोना भूल गया, वो मजे कर रहा है, फिर लास्ट टाइम पे उसको याद आया यार चलो अब खेत में बीज डाल देते हैं, तो बताओ उसके खेत में फसल निकलेगी क्या? कुछ नहीं, उसने तैयारी नहीं की, है ना? तो ऐसा ही होता है, जो बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है। अब एक बच्चा ऐसा है कि अभी तो मजे कर रहा है, घूम फिर रहा है, इधर उधर शादियों में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और लास्ट टाइम पे पेपर के टाइम पे पढ़ने आ जाए 1 महीना, अरे अब पढ़ना है, तो इसका हाल उस किसान जैसा ही होगा जो पूरी साल तैयारी नहीं कर रहा। जब तैयारी करनी थी खेत की तब तैयारी नहीं की, जब खेत में बीज बोना था तब बीज नहीं बोआ, जब मेहनत करनी थी तब नहीं की, अब वो कहे कि मेरी फसल आ जाए, कहाँ से आएगी भाई तेरी फसल? क्लियर? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज अपन वो जो देखो मैंने आपको बताया था, जो बोते हैं वही काटते हैं। क्लियर? जो मेहनत की है उसी का फल मिलेगा, जो आपने मेहनत नहीं की तो कहाँ से फल मिल जाएगा आपको? समझे? तो मेहनत तो जरूरी है। अब सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि अपन को पर डे मेहनत करना पड़ता है, पर डे ही अपन करेंगे तो तभी हमारा ब्रेन अपन कह सकते हैं स्मार्ट होगा, और वास्तविक जो पढ़ाई है उसका महत्व हम सीख पाएंगे और डिसिप्लिन सीख पाएंगे। देखो नंबर लाना बात अलग होती है, आप जैसे तैसे नकल से, चीटिंग से, मान लो आपके स्कूल में नकल करा दी गई है ना, तो ऐसे इधर उधर से कर लिए, उससे नंबर आ गए, तो क्या तुम महान बन गए क्या उससे? क्लियर? महान तो उससे बनोगे जब आप रेगुलर घिस रहे हो, रेगुलर उसकी मेहनत का चुका रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो आपके काम का है ना? अब जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसने मेहनत करके रेगुलर पढ़ाई करके उसने अच्छे से नंबर लाया है, और एक बच्चा चीटिंग से नंबर ले आया, तो उसको तुम बराबर मान लोगे क्या? नहीं।
जो बच्चे रेगुलर घिस रहा है, रेगुलर मेहनत की है, वो तो उससे कई गुना आगे निकल गया भाई, आगे जाएगा वो तो। क्लियर? ऐसे गलत सलत करके तो नंबर ला सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ी इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्लियर? तो सुनो, तो ये बातें याद रखना भाई, पर डे मेहनत जरूरी है और पर डे चीजें सीखना जरूरी है ना। सुनो, तो ये बातें अपन ने देखी। हाँ, तो अपन यहाँ बात कर रहे थे अद्यावरणी से गिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करेंगे और 2027 लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा था, देखो अद्यावरण, देखो आप यहाँ देखो, ये अद्यावरण है, बृहदावरण और अंतःद्यावरण। अद्यावरण से गिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज है, ये कोशिकाओं का एक पुंज है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय। ये अद्यावरण हो गया, बृहदावरण, इसके अंदर क्या? अंतःद्यावरण। अद्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज है, इसे कहते हैं क्या? बीजांड काय। तो बृहदावरण, अंतःद्यावरण, इसके नीचे कौन है ये बताओ? डॉट डॉट डॉट, बीजांड काय कह रहे हैं बीजांड काय। तो इस पे आईएमपी 2027 कर लो। अद्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसे डॉट 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 कहते हैं क्या? ये आपके लिए खाली स्थान में आएगा, 100% इंपोर्टेंट लिख लो, 101% 2027 लिख लो, मध्य प्रदेश सरकार लिख लो, बहुत ही इंपोर्टेंट है। एमपी गवर्नमेंट देखो, बहुत ही इंपोर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ, समझे? जो बोलता हूँ वही आता है पेपर में, उसकी टेंशन ना लें आप। चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे नर्सिंग का हो। आपने खुद देखा था, अभी नीट के पेपर में देखा था क्या? मैंने बोला था ना कि जो मैं बोलूंगा वही आएगा। आया था कि नहीं आया था? 3 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट चैप्टर से, तीनों बाहर से आए थे कि बताओ? नीट में भी आए थे भाई, बोर्ड की तो बात छोड़ो आप। क्लियर? तो बताएंगे वही आएगा, तो टेंशन ना लें। अद्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं के पुंज होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। दिमाग में सेट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं पूछूंगा बार बार। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आहार, आरक्षित आहार सामग्री होता है। अच्छा, ये मैंने बताया था, जो बीजांड काय है ना, इनमें क्या रहता है? भोजन रहता है, भोजन, आहार, आरक्षित भोजन रहता है, सामग्री रहता है। और ये भोजन किसके लिए? इसके लिए, इस ब्रूडकोष के लिए, है ना। तो बीजांड काय किसको भोजन प्रदान करता है? या ब्रूडकोष कहां से भोजन प्राप्त करता है? अलग से प्रश्न बना के लिखो, ब्रूडकोष कहां से भोजन प्राप्त करता है? ब्रूडकोष कहां से भोजन प्राप्त करता है? ब्रूडकोष बीजांड काय से भोजन प्राप्त करता है, ऐसे लिख लीजिए आप। ब्रूडकोष, जो 7 कोष की 8 केंद्रक वाला जो ब्रूडकोष है, ये कहां से भोजन प्राप्त करता है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ब्रूडकोष है, वो बीजांड काय से भोजन प्राप्त करता है। एक एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते चले। लिख लिया? समझ में आ गया? आंसर आपको मालूम है ना। और यही पॉइंट याद रखना है। तो ये सत्य में भी आ जाता है। बीजांड काय के केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आहार सामग्री होता है। सत्य या सत्य? ये सत्य है। बीजांड काय की कोशिकाओं में क्या होता है? भोजन होता है। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किसमें? सत्य में। तो आपने पढ़ा होगा तो आप सत्य लगा दोगे, नहीं पढ़ा हो तो अपन असत्य भी लगा के आ सकते हैं। सही बात है क्या? बीजांड काय ब्रूडकोष या मादा एगोंद बीजांड काय में स्थित होता है ना। तो बीजांड काय या जो ब्रूडकोष कह रहे हैं ना, ब्रूडकोष या मादा एगोंद, इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ से। ब्रूडकोष या मादा एगोंद बीजांड काय में स्थित होता है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, आईएमपी लिख लेना। ब्रूडकोष या मादा एगोंद किसमें स्थित होता है? तुम देखो ना, देखो इसको अपन कह रहे हैं ब्रूडकोष, इसको क्या कह रहे हैं? ये 7 कोष की 8 केंद्र वाली संरचना को क्या कह रहे हैं? ब्रूडकोष। इसका एक और नाम है मादा एगोंद। ब्रूडकोष कह लो या क्या कह लो? मादा एगोंद। ये किसमें स्थित है? बीजांड काय में। तो यही तो कह रहे हैं, जो ब्रूडकोष या मादा एगोंद किसमें स्थित है? बीजांड काय में स्थित है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर? तो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, अंडरलाइन कर लिया इस पे। आईएमपी 2027 लिख लेना, ठीक है। ब्रूडकोष या मादा एगोंद बीजांड काय में स्थित होता है, अंडरलाइन 2027 कर लिया। एक बीजांड में सामान्य एक अकेला ब्रूडकोष होता है। हाँ, मैंने पहले भी बताया था। देखो ये बीजांड है, ये क्या है बोलो? पूरा का पूरा बीजांड है। इसको बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं ना अपन। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं बताओ? इसमें कितने ब्रूडकोष हैं? एक बीजांड में कितने ब्रूडकोष होते हैं? एक होता है। सुबह भी मैंने क्वेश्चन कराया था, एक बीजांड में कितने ब्रूडकोष हैं? एक। पूरा का पूरा ब्रूडकोष है ना, एक बीजांड में एक ब्रूडकोष होता है। क्लियर है ना? तो इसको अंडरलाइन करेंगे, है ना। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला ब्रूडकोष होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। इसी को अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे थे, है ना। तो एक बीजांड में सामान्यतः कितने ब्रूडकोष होते हैं? हाँ, इसको अलग से लिख लो प्रश्न। एक बीजांड में सामान्यतः कितने ब्रूडकोष होते हैं? एक बीजांड में सामान्य कितने ब्रूडकोष होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है।
एक बीजांड में सामान्यतः कितने भ्रूणकोष होते हैं? और हमको मालूम है ना कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से बना था, चार गुरु बीजाणु थे, उनमें से 3 तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ओके, तो एक बीजांड में कितने भ्रूणकोष होते हैं? एक। क्लियर? दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सुने, गुरु बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। गुरु बीजाणु जनन किसे कह रहे थे? आपको याद है ना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ये कौन सी कोशिका है? इसको गुरु बीजाणु क्या कह दो आप? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह दो। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी कोशिका, जल्दी बताओ? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या, कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना? इससे आपने देखा गुरु बीजाणु बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन हम जानते हैं 2 बार में कंप्लीट होता है, तो फाइनली 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? ये बनते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु तो मैंने आपको पढ़ाया था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। ये किसकी मात्र कोशिका है? गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। क्लियर? ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब तो मैं रीडिंग करा रहा हूं। जो बच्चे नए हैं थोड़ा उनको समझ में हो सकता है नहीं आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। अब तो अपन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं किताब से कि हमने जो पढ़ा है वो किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर? तो सुनो, गुरु बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आईएमपी 2027 कर लेना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन 2027 कर लेना, पेपर में आएगा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? 2 गुणित, ये 2n है, 2 गुणित है। और गुरु बीजाणु कैसे होते हैं? आगुणित। तो बने तो स्टार्टिंग में 4, लेकिन 4 में से नष्ट कितने हो गए? हाँ, कार्यशील कितना बचता है? 1 ही बचता है। तो इसको क्या कह रहे हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, बीजांड काय के बीजांड वाले क्षेत्र में लगा होते हैं। बिलग माने लगा होता है। देखो, बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हो रहा है जी। एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हो रहा है कि कोशिका से बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होता है, मतलब ये इधर लगा रहता है, बीजांड द्वारी क्षेत्र पे लगा होता है। ठीक है? जो है ना, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो कहाँ थी? बीजांड द्वारी क्षेत्र में थी यहाँ पर, और इसी से ये बन रहा है पूरा भ्रूणकोश। यह एक बड़ी कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका वो बीजांड द्वारी क्षेत्र पे रहती है और ये बड़ी कोशिका है। ये एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव से समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक होती है। थोड़ा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? बड़ी कोशिका है। आपने यहाँ देखा था ना, देखो आपकी किताब में डायग्राम जो दिया था, देखो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका देखो डायग्राम में, और ये बड़ी है, देखो बड़ी है, इसमें देखो बहुत सारा जीवद्रव है, देखो, और इसके बारे में बीजांड लिखा है क्या? बताओ, है ना? चलिए, तो आपने देखा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बड़ी कोशिका है, और सघन माने जाना, इसमें क्या है? जाना जीवद्रव है, एवं सुस्पष्ट केंद्रक और बड़ा केंद्रक होता है। ठीक है? ये नीट के लिए आ सकता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बड़ी होती है, सघन जीवद्रव होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। सत्य बात है ना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं, और इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? तभी तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आदि, है ना? हाँ, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है? हाँ, कितने बने बताओ? 4 बनते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो आपकी किताब में डायग्राम दिया है, 2 बने पर 4 बन गए, है ना? चतुष्टक कह रहे हैं, गुरु बीजाणु चतुष्टक के ऊपर डायग्राम दिया है, और इसमें से 4 बने, लेकिन 3 फिर नष्ट हो जाएंगे। तो सुनो, अब बात कर रहे हैं स्त्री या मादा एगमोदभिद। अब किसकी बात कर रहे हैं? मादा एगमोदभिद। मादा एगमोदभिद का एक और नाम क्या था? भ्रूणकोश। वहां पे लिख लो, या भ्रूणकोश। जो मादा एगमोदभिद हेडिंग लिखी गई है ना आपकी किताब में, यहाँ पे लिख लेना भ्रूणकोश या भ्रूणकोश। मादा एगमोदभिद को ही हम क्या कहते थे? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश में कितनी कोशिका, कितने केंद्रक? 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक। 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक है जी। कोशिका 7 है, केंद्रक कितने हैं? हाँ, बताया ना 7 कोशिका कौन कौन सी? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका तो 6, और 1 केंद्र की कोशिका तो 7। तो सुनो, मादा एगमोदभिद या भ्रूणकोश। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से 1 कार्यशील होता है। अंडरलाइन कर लो। 4 बने थे, 4 में से जो 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 कितने हो गए? ये तो नष्ट ही हो गए, नष्ट।
कार्यशील कितना बचा? एक बचा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, परसों पढ़ाया था। 4 बने थे, 4 में से नष्ट कितने हो जाते हैं? 3। और जो एक बचता है ना वो कार्यशील है ना। ये आप यहाँ देखेंगे, ये 4 बने थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, एक ही बचा। और एक में फिर व्यवहार हुआ तो 2 केंद्रक, फिर 4 केंद्रक, फिर 8 केंद्रक, ऐसे बनाए। तो आपने क्या देखा? अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है। कार्यशील कितना होता है? एक। कार्यशील गुरु बीजाणु के लिए मैंने आपको बताया था, एक लघु बीजाणु, देखो आपको 4 लघु बीजाणु बनाने हैं। 4 लघु बीजाणु बनाने हैं तो आपको कितनी लघु बीजाणु मात्रकोश की आवश्यकता होगी? एक लघु बीजाणु मात्रकोश का कितने लघु बीजाणु बनाती है? 4, है ना। लेकिन एक लघु बीजाणु मात्रकोश का से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन एक गुरु बीजाणु मात्रकोश का से कितने कार्यशील गुरु बीजाणु बनेंगे? एक से एक ही बनता है। एक से एक ही बनाया ना। 4 बने थे, 4 में से 3 तो नष्ट हो गए, कार्यशील तो एक ही बना। तो 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने गुरु बीजाणु मात्रकोश की आवश्यकता होगी? 10, क्योंकि एक से एक ही बन रहा है। ठीक है, आप अलग से प्रश्न बना के लिख लो। 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितनी गुरु बीजाणु मात्रकोशिकाओं की आवश्यकता होगी? 10 कार्यशील फंक्शनल 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए देखा 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने या कितनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? बेटा यहाँ पे एक से एक ही बन रहा है ना, तो कितनी की आवश्यकता होगी बताओ? 10 की। 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए 10 कार्यशील गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? आंसर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि एक से एक बनता है। एक कार्यशील गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक कार्यशील गुरु बीजाणु बनाता है। 10 से 10 बनेंगे। ओके, नेक्स्ट सुनो, हो गया इतना? तो सुनो, में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपराशित हो जाते हैं। तो बने तो 4 थे ना स्टार्टिंग में, तो 4 में से 3 तो नष्ट हो गए। कार्यशील कितना बचता है? एक ही बचता है, हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री व मादा एगमोद भेद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले, ये लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु लिखा है ना, स्त्री या मादा एगमोद भेद या भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। अंडरलाइन कर लिया। मादा जो भ्रूणकोश बना वो किससे बना? कार्यशील से बना। एक अकेले गुरु बीजाणु से, इसको अंडरलाइन कर लो, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। आईएमपी 2027 101% ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं आपको, अंडरलाइन कर लेना, समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं? एक अकेले कार्यशील गुरु बीजाणु से संपूर्ण भ्रूणकोश या मादा एगमोद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को क्या कहते हैं? एक बीजाणु विकास कहते हैं। आईएमपी 2027 101% इंपोर्टेंट, 100% इंपोर्टेंट किया, बहुत इंपोर्टेंट है, आएगा पेपर में 2027 लिख लेना। एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं? दिमाग में सेट कर लेना। जो बनाया ना 7 कोश की 8 केंद्रक वाला, जो एक से बना है, एक से पूरा, इसलिए इसको एक बीजाणु विकास कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, समझा चुका हूँ। बीजांडकाय की कोशिकाएं, अच्छा बीजांडकाय की कोशिकाएं, अब वो ये कह रहे हैं कि इनमें इनकी सूत्र गुणता क्या होगी, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखो ये जो बीजांडकाय है ना, इसमें अर्धसूत्री वहन हुआ क्या? नहीं, ये 2 गुणित होती है। कैसी होती है? 2 गुणित। तो बीजांडकाय की कोशिका कैसी होती है? 2n, है ना, क्लियर? तो देखो यहाँ पे 2n लिख लेना या 2 गुणित लिख लेना। 2n का मतलब 2 गुणित। तो वो आपसे पूछ रहे हैं बीजांडकाय की कोशिकाओं, लिखा ना बीजांडकाय की कोशिकाओं, उसके ऊपर या नीचे आप लिख लेना 2n। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। इसमें अर्धसूत्री वहन नहीं हुआ सर, है ना, इसमें संख्या डबल है, गुणसूत्र पेयर में है, ठीक है, और संख्या घट जाती है, आधी हो जाती है, वो अगुणित। तो बीजांडकाय की कोशिका कैसी होती है बताओ? 2 गुणित। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? 2 गुणित। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2 गुणित है, तुम देख के बताओ ना, ये लिखा है देखो 2n। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2 गुणित होती है। अच्छा गुरु बीजाणु कैसे हैं जी? ये आगुणित है, इनमें संख्या घट के आधी रह गई। गुरु बीजाणु में क्या रहेगी? संख्या घट के आधी, n आगुणित। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? 2n, 2 गुणित। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n, अच्छा ठीक है, ओके। क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा है? क्रियाशील गुरु बीजाणु आगुणित। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा है? आगुणित, वहां लिख लेना n। क्रियाशील गुरु बीजाणु के नीचे क्या लिखोगे? n, n मतलब आगुणित, क्लियर? लिखा। क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा है? आगुणित कह रहे हैं सर, ओके।
ओके। अच्छा मादा एकमुत भेद कैसा है? मादा एकमुत भेद ये पूरा का पूरा ए भी आगुणित है, ये भी पूरा का पूरा आगुणित है, ये भी पूरा का पूरा आगुणित है, क्योंकि एक इसी से तो बनाए थे आगुणित से ही, इसमें समसूत्र हुआ है ना। तो मादा एकमुत भेद या ब्रूडकोष कैसा है? आगुणित। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि एक आगुणित होता है कि दो गुणित होता है, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ दो गुणित है, आपको पता होना चाहिए बस गुरु बीजाणु, कार्यशील गुरु बीजाणु और ये आगुणित है अंदर वाला, बाकी सब दो गुणित है, पूरा पूरा पौधा ही दो गुणित होता है ना। क्लियर? सुनो इस ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरु बीजाणु की मादा को सूत्रवरता क्या होगी, तो अपने डिस्कस कर लिया। आइए ब्रूडकोष के निर्माण को थोड़ा सा विस्तार के अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री वहन के द्वारा दो केंद्रक, तो देखो ये चार बने थे स्टार्टिंग में, यहाँ देखो ये कितने बने थे? चार क्या थे? गुरु बीजाणु थे। इनमें से तीन क्या हो गए जी? 1 2 3 नष्ट हो गए, एक बचा, उसको क्या कह रहे हैं? कार्यशील कह रहे हैं, कार्यशील। आप जो नीचे से ये तीन है ना, इनको आप क्रॉस कर दो, काट दो इनको, 1 2 3 तीनों को काट दो, और जो ऊपर बचा ना उसको लिख दो कार्यशील। हाँ ठीक है, क्लियर। वास्तव में देखा जाए तो जो बीजांड द्वार वाले है ना, बीजांड द्वार वाला जीवित रहता है, बाकी तीन नष्ट हो जाते हैं, है ना। कार्यशील कौन सी साइड बचता है? बीजांड द्वार साइड, है ना। क्लियर? तो सुनो, बट इसमें बीजांड द्वार जो ऊपर की तरफ दिखाया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना। जो ऊपर वाला बीजांड द्वार वाला बचता है, जो बीजांड द्वार, देखो 4 गुरु बीजाणु है, 4 में से वो गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की तरफ होता है वो बचेगा। तो आपने देखा 1 2 3 ये तीनों काट दो, नष्ट हो गए। अब ये ऊपर वाला बचा, तो ये कैसा है? कार्यशील। फिर इसमें एक केंद्रक था, फिर इसमें बयान हुआ समसूत्री, तो एक से कितने केंद्रक बन गए? देखो 2, फिर एक और बयान हुआ तो कितने बन गए? 4, फिर एक और बयान हुआ तो कितने बन गए? 8, और 8 में से 4 ऊपर 4 नीचे, एक आ गया बीच में, एक कहाँ आ गया बताओ? देखो यहाँ आ गया ये, तो इसलिए तो इसको ध्रुवीय केंद्रक कह रहे थे। अब ऊपर कितने बचे? 3, नीचे कितने बचे? 3, और इनमें झिल्ली बन गई, इनको कोशिका कहने लगे, ऐसी इसकी रचना हो गई। तो एक से हुई है इसकी रचना, इसलिए तो इसको एक बीजाणु विकास कह रहे थे। तो सुनो, क्लियर? हाँ, आइए ब्रूडकोष के निर्माण को थोड़ा विस्तार से देखें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री वहन, इसको अंडरलाइन कर लो। कौन सा वहन? जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ना अपना, कार्यशील या क्रियाशील, उसमें कौन सा वहन होता है? समसूत्री वहन के द्वारा दो केंद्रक बनते हैं, दो केंद्रक बने, फिर एक और वहन हो जाएगा जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, एक निवाहक की तरफ चला जाएगा और एक बीजांड द्वार की तरफ चला जाएगा। दो, अब इसको कह रहे हैं दो केंद्र की ब्रूडकोष, एक ऐसा केंद्र की ब्रूडकोष बन गया, दो केंद्र की ब्रूडकोष की रचना करते हैं। फिर दो अन्य क्रमिक समसूत्री वहन, फिर एक और वहन हुआ तो 4 केंद्र की ब्रूडकोष, फिर एक और हुआ तो कितना 8 केंद्र की ब्रूडकोष। वहन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्र की ब्रूडकोष की रचना करते हैं। सही बात है। तो पहले 2 केंद्र की ब्रूडकोष बना, 2 केंद्रक बने, फिर एक और समसूत्री हो गया तो 4 केंद्रक। देखो यहाँ पे किताब में ये 4 केंद्रक, फिर एक और समसूत्री वहन हुआ तो 8 केंद्रक, है ना। ब्रूडकोष की संरचना करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण कि सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्र की है, और यहाँ पर केवल और केवल केंद्रक विभाजन कर रहा है, अभी कोष का नहीं बनी। तो कैसा विभाजन होता है? मुक्त केंद्र की। इसको अंडरलाइन कर लो। कैसा विभाजन हो रहा है? मुक्त केंद्र की विभाजन है। ब्रूडकोष की संरचना के दौरान जो विभाजन होता है वो कैसा विभाजन होता है? मुक्त केंद्र की। ये अंडरलाइन कर लो, नीट में आता है ये क्वेश्चन। सही अर्थों में कैसा होता है वो? मुक्त केंद्र की विभाजन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। जो केंद्र की विभाजन के तुरंत ही कोष का वित्तीय रचना द्वारा अनुपालित किया जाता है। देखो, जो केंद्र की विभाजन से तुरंत ही, जो केंद्र की विभाजन के तुरंत ही कोष का वित्तीय रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। मैं ये कह रहा हूं जैसे केंद्र विभाजन हुआ तो तुरंत इसमें झिल्ली नहीं बनी। केंद्रक तो विभाजन हो गया लेकिन तुरंत झिल्ली बनी क्या? नहीं। तो पहले केंद्रक विभाजन हो चुके हैं, उसके बाद झिल्ली बन रही है। विभाजन होने के बाद 8 केंद्रक बन गए, उसके बाद इन पे क्या बनी? झिल्ली, तब जाकर के कोष का बनी। तो वो ये कह रहे हैं कि केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद वो झिल्ली द्वारा अनुपालित नहीं होता। लाइन को समझो और पढ़ो, नीट में आता है। तो आपने देखा, ओके। 8 केंद्र की चरण के पश्चात कोष का, देखो साफ साफ लिखा है, मुक्त केंद्रक विभाजन होता है जो केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोष का वित्तीय रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया था। 8 केंद्रक लिखा है, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड माने होता है केंद्रक। 8 न्यूक्लिएटेड या केंद्रक चरण के पश्चात कोष का वित्तीय की नींव पड़ती है। तो 8 केंद्रक बन जाएंगे ना, तब किसकी नींव पड़ रही है? कोष का वित्तीय, जो विशिष्ट रूप से मादा एकमुद्र या ब्रूडकोष के संगठन का रूप ले लेती है। ब्रूडकोष के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। अपने देखा 8 में से 6 न्यूक्लियाई, इसको अंडरलाइन कर लो। 8 में से 6 केंद्रक, 8 में से कितने? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में से कितने केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं? 6। देखो 3 ऊपर घिरे हैं जी,
तीन केंद्रकों के चारों साइड झिल्ली आ गई और ये 3 केपी आ गई, तो इनके पास तो झिल्ली बन गई ना। तो 8 में से लिखा है 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरे होती हैं। अंडरलाइन कर लो, 70 में पूछा जा सकता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली। 8 में से कितने केंद्रक? 6 किससे घिरे हैं? झिल्ली से, है ना, लिखा है ना, भित्ति कोशिकाओं से घिरे होते हैं, भित्ति कोशिकाओं से घिरे होते हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। मैंने कोशिका बना ली इन्होंने क्या बना ली? कोशिकाएं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, इस पे आईएमपी कर लो। शेष जो बच गए ना 2, इनको क्या कह रहे हैं? ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं अपन इनको। ध्रुवीय केंद्रक क्यों कह रहे हैं? ध्रुवीय कोई ध्रुवों से आया, एक ऊपर से आया था, एक नीचे से आया था। तो शेष जो बचे हैं ना, जो किसी भी झिल्ली या भित्ति से नहीं गिरे, उनको क्या कह रहे हैं? ध्रुवीय केंद्रक। तो 8 में से 6 तो भित्ति से गिरे हैं, लेकिन 2 नहीं गिरे, उनको क्या कह रहे हैं? ध्रुवीय केंद्रक, है ना। 8 में से 6 केंद्रक भित्ति से गिरे होते हैं, है ना, कोशिका बना लेते हैं, लेकिन 2 किसी भी भित्ति से गिरे नहीं है, इनको क्या कह रहे हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। जो अंड उपकरण के नीचे, इसको अंडरलाइन कर लो, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। तो ध्रुवीय केंद्रक कहाँ स्थित होते हैं? बड़ी केंद्र की कोशिका में। तो आप देखो, जिसको कह रहे हैं अंड उपकरण, देखो जी अंड उपकरण है, ये अपना अंड उपकरण है। अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका लिखिए ना किताब में, आपकी किताब में, जी बीच वाली अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, तीनों को मिलाकर के क्या कहते थे अपन? अंड उपकरण। पढ़ा चुका हूँ। अंड कोशिका और दोनों सहायक कोशिकाओं को मिलाकर के क्या कहते थे? अंड उपकरण। तो अंड उपकरण के नीचे इधर, जी इधर ऐसे इसको घुमाएंगे, तो अंड उपकरण के नीचे कौन सी कोशिका है? केंद्र की कोशिका। और इस केंद्र की कोशिका में कौन उपस्थित है? ध्रुवीय केंद्रक। तो अंड उपकरण के नीचे बड़ी केंद्र की कोशिका में कौन से केंद्रक स्थित है? ध्रुवीय केंद्रक। समझ में आ गया? अलग से प्रश्न बना के लिख लो, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ स्थित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बड़ी केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कहाँ स्थित होते हैं? लिखा, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ स्थित होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहां पर स्थित है? बड़ी केंद्र की कोशिका में स्थित है। कौन? हाँ, दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, तो ये अपन ने देखा। ओके, आईएमपी कर लेना। जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी अंड उपकरण बता चुका हूं। अंड उपकरण के तीनों को कहते थे अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? अंड उपकरण। तो अंड उपकरण में कौन कौन सी कोशिकाएं शामिल हैं? एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। लिखवाया था कि मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको ऐसा। अंड उपकरण में कौन कौन सी कोशिका शामिल है? हाँ, चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे। सुनो, भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्ट पूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत अंड उपकरण बनाती हैं। इस पर आईएमपी 2027 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कौन सा सिरा है मुझे बताओ? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं, ये समूहीकृत होकर के क्या बना रही है? अंड उपकरण बना रही है। तो अंड उपकरण समझ में आ गया, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, जो कि किधर, किस सिरे पर स्थित है? बीजांड द्वार सिरे पर स्थित है। तो बीजांड द्वार सिरे पर जो तीनों कोशिकाएं समूहीकृत होकर के क्या बनाती हैं? अंड उपकरण। सुनो, इसको अंडरलाइन करेंगे। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्ट पूर्ण होता है। हाँ, बीजांड द्वारी सिरे पर, यहां से अंडरलाइन कर लो, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करते हैं। आईएमपी 2027 101% इंपोर्टेंट है ना, एमपी गवर्नमेंट, भारत सरकार। देखो, बहुत इंपोर्टेंट है। क्लियर? हाँ, तो आपने देखा, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर के क्या बनाती हैं? अंड उपकरण। अंड उपकरण में कौन कौन सी कोशिका शामिल है? लिख लो, अलग से प्रश्न लिख लो वहीं किताब में। अंड उपकरण में कौन कौन सी कोशिका शामिल है? मैं जो बोल रहा हूं वो ही आता है पेपर में, पेपर बनाने में खुद जाता हूं, टेंशन ना लें आप, इन्हीं को पढ़े बस। कौन कौन सी कोशिकाएं शामिल है, नाम बताइए। तो एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका शामिल है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं सर? ओके, पढ़े।
तो बीजांडद्वारी शरीर पर 3 कोशिका एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड उपकरण के अंतर्गत लिखा है, अंडरलाइन कर लो, इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। आईएमपी कर लेना, एनसीईआरटी ने हाईलाइट दिया है, और एनसीईआरटी जिस पॉइंट को हाईलाइट देता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निहित माने इसमें शामिल रहती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका निहित होती है, शामिल रहती है। ठीक है, बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, क्लियर, बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोश की स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका को दिशा निर्देश, इसको अंडरलाइन कर लो, जो सहायक लिखा है ना, सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सहायक कोशिकाएं, ये कौन है जल्दी बताओ, सहायक कोशिका। इनमें कोश की स्थूलन है, सेलुलर थिकनिंग होने लगती है, और एक आपने देखा उबार निकल के आ जाते हैं, उंगली से उबार पाए जा रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, तंतुरूप समुच्चय कह रहे हैं। ये आपकी किताब में भी देखो यहाँ पर, ये तंतुरूप समुच्चय है। और इनका काम क्या था, बनती है ये सहायक कोशिकाओं के बाद निर्माण के समय बनते हैं। अब अलग से आप प्रश्न लिखो, तंतुरूप समुच्चय, तंतुरूप समुच्चय कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या कार्य है, या तंतुरूप समुच्चय किसे कहते हैं, इनका क्या कार्य है। ठीक है, क्या लिखा आपने, तंतुरूप समुच्चय कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है। ठीक है, तो तंतुरूप समुच्चय उंगलीनुमा संरचना है जो सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, और ये पराग नलिका को सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने में दिशा निर्देश करने का कार्य करते हैं। तो लिखो पहले प्रश्न लिखो, पहले प्रश्न लिखो, तंतुरूप समुच्चय कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है, लिख लिया, या तंतुरूप समुच्चय किसे कहते हैं, इनका क्या कार्य है। ओके, एक ही बात है। तो लिखो तंतुरूप समुच्चय धागेनुमा संरचना है, ऐसे लिख लो आप, तो तंतुरूप समुच्चय धागेनुमा संरचना है जो सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लिखा, जो सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हेडिंग कर लो कार्य, कार्य वैसे आपकी किताब में भी दी हुई है, लिखा हुआ है सेम, हेडिंग कर लो कार्य, लिखा, हेडिंग कर लो कार्य, लिखा, लिखो ये ऐसे लिखो, ये तंतुरूप समुच्चय, ये तंतुरूप समुच्चय, कार्य में लिखो, ये तंतुरूप समुच्चय सहायक कोशिकाओं में, ये तंतुरूप समुच्चय सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में, ये तंतुरूप समुच्चय लिखा, तंतुरूप समुच्चय सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में, पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लिखा, इस पे आईएमपी 2027 101% इंपोर्टेंट, एमपी गवर्नमेंट लिख लो, 2027 लिख लेना। क्लियर, बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। लिखा आपने, नेक्स्ट सुनो, लिख लिया, नेक्स्ट सुनो। हाँ, तीन अन्य कोशिका निवागी छोर पर होती है, प्रतिव्यासंत एंटीपोडल कहलाती है। इस पे अंडरलाइन कर लो, निवाग की तरफ जो कोशिकाएं पाई जा रही है ना, निवाग की तरफ इनको क्या कह रहे हैं, प्रतिव्यासंत या एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिका भी कहते हैं इनको, प्रतिव्यासांत। निवाग की तरफ जो कोशिकाएं पाई जा रही है उनका नाम क्या है, हाँ, लिखा, तीन अन्य कोशिकाएं जो निवाग की छोर पर होती है उन्हें प्रतिव्यासांत कहते हैं। आईएमपी 2027 कर लेना, खाली स्थान में एक शब्द में आ जाएगा। निवाग की तरफ जो कोशिका पाई जा रही हैं उनको क्या कह रहे हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। लिखा, बृहद, लिखा, बृहद केंद्र की कोशिका, बृहद केंद्र की कोशिका जैसा कि पहले बताया गया है में ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। आईएमपी कर लेना, अभी बताया था केंद्र की कोशिका में कौन से होते थे, ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते थे। इस प्रकार से एक आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर, इस प्रकार से एक आवृतबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत, लिखा है ब्रैकेट में लिखना, 8 केंद्रीय, 8 केंद्र की और 7 कोश की होता है।
तो आपने देखा एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक? 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक, ऐसे लिख सकते हो। देखा, एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में लिखो, एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं? एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं? एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं? आंसर क्या? 7 कोशिकाएं। एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं? एक आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक होते हैं? तो 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक होते हैं। आईएमपी 2027 101% इंपोर्टेंट, नीट में ऑलरेडी पूछा गया है, आपके स्कूल में पूरी आने की संभावना है। हाँ, अब यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने समझ लिया कि नर भाग कहाँ होता था, नर युग्मक कैसे बन रहे थे, मादा युग्मक कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, नर युग्मक हम जानते हैं, नर भाग बन रहे थे, मादा युग्मक यहाँ बन रहा है। अब इन युग्मक जनन आपको याद है, आपको मैंने जनन जो लैंगिक जनन पढ़ाया था उसकी घटनाएं पढ़ाई थी, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पूर्व में 2 घटनाएं शामिल थी, युग्मक जनन। तो अभी हमने युग्मक जनन पढ़ा, नर युग्मक कैसे बन रहे हैं, मादा युग्मक कैसे बन रहे हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्या कि नर भाग से निकल करके मादा भाग तक कैसे पहुंचेंगे। नर भाग के अंदर नर युग्मक बन गए, मादा भाग के अंदर मादा युग्मक बन गए। अब इनको पास में आना पड़ेगा, और पास में आने की प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्योंकि हम जानते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पास में आना चाहिए। अभी तो नर शरीर के अंदर नर युग्मक बने, मादा शरीर के अंदर मादा युग्मक बने, अब इनको पास में आना पड़ेगा। क्लियर। उसको क्या कहेंगे? परागण। अच्छा, कितने बच्चों ने आप में से परागण पढ़ा है? परागण से आगे का पढ़ लिया है आपने नहीं पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने? किसने नहीं पढ़ा है वो हैंड रेज करो। आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और आपने भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो अब हम बात करेंगे इसकी परागण के बारे में।